प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लास में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। और आज का जो व्याख्यान हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह भौतिक भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो अब से पूर्व भी हमने डिस्कस किया है। दो हमारे पूर्व व्याख्यानों में हिमानी के कार्य से संबंधित है, और हिमानी के कार्य में आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वे निक्षेपात्मक कार्य हैं हिमानी के। तो हिमानी के निक्षेपात्मक कार्यों से बने हुए स्थल रूपों पर चर्चा आज हम हमारे इस व्याख्यान में करेंगे। विषय हमारा है निक्षेपात्मक स्थल रूप हिमानी द्वारा निर्मित। हिमानी के द्वारा जो ड्रिफ्ट होता है, अपोड होता है, हिमानी जो अपने साथ जो मलबा लेकर के आती है, उसके जमाव से उत्पन्न आकृतियों में कई आकृतियां महत्वपूर्ण हैं जिनका अध्ययन अभी तक किया गया है और अध्ययन इनका बड़ा रोचक है। इनमें हिमोड हैं, मोरेन जिसको कहते हैं, ड्रमलिन, एस्कर, कैम, कैटिल इत्यादि अनेक स्थलाकृतियां हैं जो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं। इनका अध्ययन आज हम इस व्याख्यान के माध्यम से करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम हिमोड की चर्चा करते हैं। हिमानी के द्वारा जो निक्षेपित पदार्थ हैं ये मुख्यतः हिमोड के रूप में जमा होते हैं। ये जो हिमनद के द्वारा बहा करके लाए गए पदार्थ हैं, अपोड जो है, ये हिमोड के रूप में जमा होता है। और ये हिमोड क्या हैं, इनके अलग अलग नामकरण रखे गए हैं। इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक इसका प्रकार है पार्श्विक हिमोड। हिमोड बेसिकली हिमानी के द्वारा लाए गए अपोड का, लाए गए निक्षेपात्मक पदार्थ का, बहाकर लाए गए पदार्थ का जमाव है जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इसको समझिए पहले आप। हिमानी द्वारा बहाकर लाए गए विभिन्न प्रकार के, विभिन्न आकार के पदार्थों का जमाव हिमोड है। अब उस हिमोड में एक होता है पार्श्विक हिमोड। पार्श्विक हिमोड कौन सा है? जैसा कि नाम से हम देख रहे हैं, पार्श्विक मतलब पार्श्वों वाला, बगल वाला। हिमानी अपने पदार्थ का परिवहन मुख्यतः अपने पार्श्वों के सहारे करती है। हिमानी जब अपने पदार्थों का परिवहन करती है तो वो मुख्यतया पार्श्वों के सहारे ही उस पदार्थ का परिवहन करती है। ये जो निक्षेप हैं, कौन से? पार्श्विक हिमोड वाले, ये पतले कटक के रूप में पाए जाते हैं जो संकड़े, लंबे और खड़े ढाल युक्त होते हैं। अगर इनकी हम ऊंचाई की बात करें तो 100 मीटर तक सामान्य ऊंचाई इनकी है, लेकिन कहीं कहीं अधिक ऊंचे भी देखे गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अलास्का में 300 मीटर तक ऊंचे पार्श्विक हिमोड पाए जाते हैं। तो ये पार्श्विक हिमोड हिमानी के पार्श्वों पर जमा हिमोड है। दूसरा हिमोड का प्रकार है मध्यस्थ हिमोड। ये मध्यस्थ, जैसा कि नाम से हम देख रहे हैं, दो हिमानियों के मध्य पाया जाता है। दो हिमानियों के संगम पर उनके पार्श्विक हिमोड, दोनों के ही पार्श्विक हिमोड परस्पर मिल जाते हैं, और उनके मिलने से जो हिमोड की रचना होती है वह हिमोड की रचना मध्यस्थ हिमोड कहलाती है। दो हिमानियों के पार्श्वों के मिलने से बनने वाली जो रचना है वह मध्यस्थ हिमोड है। अब तीसरा हिमोड का प्रकार है तलवर्ती हिमोड। हिमानी के तल में निक्षेपित पदार्थ जब जमते हैं, बैठते हैं, जमने का मतलब उनसे जो रचना बनती है उसको हम कहते हैं तलवर्ती हिमोड। इनमें सूक्ष्म रेत से लेकर के बड़े शिलाखंड तक मिश्रित रूप में मिलते हैं, और ये हिमानी की तली में पाए जाते हैं, इसलिए ही इनको तलवर्ती हिमोड के नाम से जानते हैं, ग्राउंड मोरेन के नाम से जाना जाता है। एक अंतिम हिमोड है टर्मिनल मोरेन। अंतिम हिमोड क्या है? इन अंतिम हिमोडों को प्रतिसारी हिमोड के नाम से भी
जाना जाता है। हिमानी का जो अंतिम भाग है या उसको हम अग्रभाग भी कहें, पिघलने पर उसका आगे बढ़ना रुक जाता है। जब हिमानी पिघलती है तो उसके अग्रभाग का आगे बढ़ना रुक जाता है। उसके साथ प्रवाहित पदार्थ इस स्थान पर निक्षेपित हो जाते हैं, जिससे अर्धचंद्राकार कटकों का निर्माण होता है। हिमानी के क्रम से पीछे हटने से अंतिम हिमोडों की रचना होती है। हिमानी जब पीछे हटती है तब ये अंतिम हिमोड बनते हैं। इनके पीछे जल एकत्रित होने से झीलें भी बन जाती हैं और इन हिमोडों को, जैसा मैंने पहले आपको बताया, रिसेशनल या स्टेडियल मोरेन या प्रतिसारी हिमोड के नाम से भी जाना जाता है। अब एक अन्य स्थलाकृति आती है ड्रमलिन। यह भी एक महत्वपूर्ण निक्षेपात्मक स्थलाकृति है जो गोलास मृत्तिका द्वारा निर्मित छोटे टीलों के रूप में दिखाई देती है। इनकी आकृति उल्टी नौका के समान या उल्टी अंडों की टोकरी के समान दिखाई देती है, इसलिए इन्हें एग बास्केट टोपोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम प्रत्यक्ष रूप में देखें तो ड्रमलिन और जो मेष शिला हमने हिमानी के अपरदनात्मक स्थल रूपों में पढ़ी थी, उनमें भेद करना कठिन होता है, लेकिन दोनों आकृतियां समझने की यहाँ जरूरत है। बीइंग ए ज्योग्राफी स्टूडेंट, इनमें मूलभूत अंतर है। मूलतः ये भिन्न स्थलाकृतियां इसलिए है क्योंकि मेष शिला जो बनती है वो अपर्दन से बनती है, हिमानी द्वारा अपर्दन किए जाने से बनती हैं, जबकि ड्रमलिन की रचना हिमानी के निक्षेपात्मक कार्य से होती है। इनके भेद को समझने के लिए हम पहली बात तो यही समझें कि ड्रमलिन निक्षेपात्मक स्थल रूप है और मेष शिला अपरदनात्मक स्थल रूप है। दूसरी बात यह कि ड्रमलिन असंगठित पदार्थों से निर्मित होती है, जबकि मेष शिला कठोर शैलों के अपर्दन से निर्मित होती है। तीसरी इनमें अंतर की बात यह है कि ड्रमलिन में टीलों का सम्मुख ढाल तीव्र और विषम होता है और विमुख ढाल मंद और सम होता है, जबकि मेष शिला में सम्मुख ढाल मंद होता है और विमुख ढाल तीव्र होता है। तो इसमें ये अंतर है मुख्य रूप से। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अंतर आ जाता है कि ड्रमलिन और मेष शिला से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है, कौन सा असत्य है, इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है। अब हिमानी जलोढ़ निक्षेप भी होता है, ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स हैं वो भी होते हैं। पर्वतीय और घाटी हिमानियाँ जब हिमरेखा के नीचे उतर आती हैं तो उनके अग्रभाग का हिम पिघलने लगता है, उसे हिमानी का अपक्षरण कहा जाता है, एब्लेशन ऑफ ग्लेशियर। पिघले हुए हिम से प्राप्त जो जल है वो हिमानी के अग्रभाग से जलधारा के रूप में बहने लगता है। यह जलधारा कुछ दूरी तक जाती है और हिमानी के साथ लाए गए पदार्थ का परिवहन करती है, किंतु अधिकांश पदार्थ को अनेक स्थानों पर यह विभिन्न रूपों में निक्षेपित कर देती है, क्योंकि यह उतना बल नहीं रखती अपने साथ उन तमाम पदार्थों को आगे प्रवाहित कर ले जाने का। इस कारण से इनका निक्षेपण कर देती है। इनमें जो मुख्य आकार बनते हैं इससे वो एस्कर है, केम है, केटिल है, हिमानी अवक्षेप है, इत्यादि इत्यादि हैं। इन पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एस्कर सबसे पहले हम लेते हैं। हिमानी जलोढ़ निक्षेपों में सबसे महत्वपूर्ण आकार एस्कर है। ये लंबे, संकड़े और सर्पिल आकार के लहरदार तीव्र ढालयुक्त कटक हैं बेसिकली। इनकी रचना बजरी से, रेत से, कंकड़ पत्थर, इन सबके मिश्रण से होती है, इन सबके मेल से होती है। मिश्रण के मायने हमारे ये हैं। और सामान्यतः इनकी जो ऊंचाई है 100 मीटर तक होती है और लंबाई इनकी कई सौ मीटर से लेकर के कई किलोमीटर तक हो सकती है। दूसरी आकृति केम है। हिमानी के अग्रभाग में रेत और बजरी से निर्मित तीव्र ढालयुक्त टीले केम कहलाते हैं। ये अंतिम मोरेन जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन मोरेन में सूक्ष्म व बड़े सभी प्रकार के पदार्थ मिले जुले रहते हैं, जबकि यहाँ समझने की बात है कि केम की रचना मुख्यतः सूक्ष्म रेत से होती है। ये बेसिक डिफरेंस है इनमें।
केम में और मोरेन में। मोरेन में विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, जबकि केम में सामान्यतया सूक्ष्म रेत होता है। ये हमें समझना जरूरी है। नीचे जो ढीले पदार्थों से निर्मित ये टीले हैं, पहाड़ियाँ हैं, इनका नामकरण सबसे पहले जेमिसन नाम के विद्वान ने किया था 1874 में। इनकी रचना काफ़ी जटिल है और विवादास्पद भी है। इसको लेकर के विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कई केम परस्पर मिलकर के केम कटक का निर्माण करते हैं। केम हिमोड और केम वेदिकाओं की भी रचना करते हैं ये। तो ये केम मूलतः सूक्ष्म रेत के ढेर होते हैं जो टीलों और पहाड़ियों के रूप में दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कैटिल की। केम के विपरीत कैटिल एक गर्त होता है। जहाँ केम टीले हैं तो कैटिल उसके विपरीत स्थलाकृति है। विपरीत का मतलब वो अंदर धरातल में धंसी हुई है, गर्त के रूप में है। तो ये गर्त के रूप में होते हैं। बड़े हिमखंडों के पिघलने से इनकी रचना होती है। जब बड़े बड़े हिमखंड पिघल जाते हैं तो उनके पिघलने से नीचे की जो धरातल है वो चूंकि अपर्दन के द्वारा घिस गया है और हिमखंड पिघल गए हैं, उसके कारण से ये जो गर्त हैं वो बनते हैं। और इन गर्तों के मध्य में भी कहीं कहीं छोटे छोटे टीले भी होते हैं, छोटे छोटे टीले भी बन जाते हैं। अब एक स्थलाकृति इसी से संबंधित है, हिमानी धौत मैदान, ग्लेशियल आउटवाश के नाम से इसको इंग्लिश में जाना जाता है। हिमानी के अग्रभाग में पिघली हुई हिम का जल नदी के रूप में बहने लगता है। जब हिमानी का अगला भाग तापीय दशाएं बदलने के कारण, ताप की उच्चता के कारण, ताप में वृद्धि के कारण जब वह पिघलने लगता है तो उसका जो जल है वो नदी के रूप में बहने लगता है। और नदी के रूप में जो बहता हुआ जल है वो अधिकांश जल अंतिम हिमोड के पीछे एकत्रित हो जाता है। अंतिम हिमोड हमने इससे पहले चर्चा कर ली है। जो आखिर में हिमनदी के द्वारा जो हिमोड जमा होता है उसको अंतिम हिमोड हम कहते हैं। उस अंतिम हिमोड के पीछे यह जल एकत्रित हो जाता है। इसके आगे जल अनिश्चित रूप में फैल जाता है, जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, निश्चित आकार नहीं है। तब अंतिम हिमोड का जो पदार्थ है वह यत्र तत्र फैल जाता है और निक्षेपित हो जाता है। समझ में आ रही होगी आपको बात कि जब हिमानी का अगला भाग, अंतिम भाग जो उसका पिघलता है अग्रभाग, उसके बाद हिमानी का जो जिसको हम कहें अंतिम हिमोड, उस अंतिम हिमोड के पीछे जल एकत्र हुआ और वो जल आगे फैला, अनिश्चित रूप में फैल गया। तब अंतिम हिमोड का पदार्थ भी यत्र तत्र फैल गया और निक्षेपित हो गया। इसे हिमानी घौत या अवक्षेप मैदान के नाम से जाना जाता है। किसी पूर्ववर्ती घाटी में हिमानी अवक्षेप द्वारा भराव होने से उत्पन्न विशिष्ट आकृति को हम वैली ट्रेन के नाम से जानते हैं। किसी पूर्ववर्ती घाटी में, मतलब पहले से विकसित घाटी में हिमानी अवक्षेप का अगर भराव हो गया है तो उस भराव से उत्पन्न जो स्थलाकृति है वह ऐसा लगता है जैसे कोई उस घाटी में कोई ट्रेन जैसी शक्ल बन जाती है, इसलिए उसको वैली ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे हिमानी से संबंधित निक्षेपात्मक स्थल रूप थे जो उसके जलोढ़ के निक्षेप से बने या उसके अपोढ़ के जमाव से बने। ये अनेक स्थल रूप निक्षेपात्मक हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनका मेरा आपसे अनुरोध है कि ठीक से अध्ययन कीजिए, इनको याद कीजिए, समझिए, समझ करके याद कीजिए। इनके चित्र इत्यादि को भी आप समझने की कोशिश करें। इससे अधिक जानकारी आपको बहुत सारी YouTube पर मिल सकती है, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं। हम जो टेक्स्ट आपको देंगे उसका आप अध्ययन कर सकते हैं और अपने ज्ञान को आप और आगे बढ़ा सकते हैं।